हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से इवेंट क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे सोशल का हिस्ट्री पार्ट का सेकंड चैप्टर, नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद का कैसे उदय हुआ। इसके बारे में हम कुछ घटनाएं देख चुके थे। आगे की घटना देखना है उससे पहले 2 मिनट में पुरानी घटनाओं को रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट कहाँ से किया था कि नेशनलिज्म आया कहाँ से, ये गांधी जी की वजह से आंदोलन हुए, वो क्यों हुए। सबसे पहले गांधी जी ने कौन सा आंदोलन किया था 1913 में। कहाँ पे? अफ्रीका में। वहाँ पे वो अफ्रीका में रह रहे थे तो इसलिए 1913 में आंदोलन किया था। किस टॉपिक पे किया था? नस्ल भेद पे। नस्ल भेद मतलब गोरे काले का भेद होता था कि जो गोरा होता था वो काले को हीन भावना से देखता था कि मतलब ये अलग टाइप का है तो ये बेकार होगा। तो मतलब रेसिस्ट की जो भावना थी, रेसिज्म की, वो क्या होता था? नस्ल भेद होता था। 1913 में किया, फिर उसके बाद ये इंडिया वापस आ गए। इंडिया कब आए थे? 1915 में। 1915 में गांधी जी बैक, मतलब गांधी जी वापस इंडिया आ गए। अब इंडिया आने के बाद सबसे पहला आंदोलन हमने बताया था कब किया था? 1917 में। कहाँ पे? बिहार चले गए। बिहार में कहाँ पे? चंपारण जिला था। चंपारण जिला में नील की खेती होती थी तो वहाँ पे मजदूरों को सपोर्ट करने के लिए, किसानों को सपोर्ट करने के लिए जो आंदोलन किया वो 1917 में किया। उसके बाद फिर से 1917 में ही वो गुजरात चले गए। खेड़ा जिला था, हमने बताया था, वहाँ पे कृषि में जो फसल बर्बाद हो गई थी उसके सपोर्ट में उन्होंने किया था। फिर उसके बाद क्या? अहमदाबाद मिल में। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में ही है। गुजरात में अहमदाबाद मिल में कॉटन बनता था, वहाँ पे उनका सपोर्ट करने के लिए किया। फिर उसके बाद क्या बताया था हमने? एक एक्ट आया था। कौन सा एक्ट? 1919 में। 1919 में मतलब 1919 में क्या आया था? एक्ट, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट, ये एक्ट आया था। इस एक्ट में क्या था? कोई सुनवाई नहीं होती थी, बस जेल में बंद कर दिया जाता था जो आंदोलन करता था, जो राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त रहता था। मतलब कोई भी राजनीति से जुड़ा है, कोई विरोध कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है तो उसको उठा के जेल में डाल देते थे। बस ये नहीं पूछा जाता था क्यों हुआ और उसमें उसकी गलती है कि नहीं। तो फिर इसी के विरोध में क्या हुआ? एक पंजाब में जगह था क्या? जलियांवाला बाग। वहाँ पे बहुत सारे नेता लोग मीटिंग कर रहे थे, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे, मीटिंग कर रहे थे। तो जनरल डायर, जो उस टाइम पे जनरल डायर था अंग्रेजों का, तो उसने क्या किया कि सोचा कि ये लोग इकट्ठा हुए हैं, सरकार के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया? उस पर गोली चलवा दी। तो बहुत सारे लोग मारे गए। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को बहुत सारे लोगों, जो निहत्थे लोग थे, मतलब उनके पास कोई औजार वगैरह नहीं था, सिर्फ बात करने के लिए इकट्ठा हुए थे, उन बेचारों पे अंग्रेजी सरकार ने गोली चलवा दी। इससे क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग कहाँ है? पंजाब में है। इसके बाद हमने पढ़ा था असहयोग, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था गांधी जी ने। किसमें? दिसंबर 1920 में। ये कांग्रेस ने बोला, कांग्रेस में बिल पास हुआ कि आप आंदोलन कर सकते हैं अब नया, तो फिर गांधी जी ने स्टार्ट किया दिसंबर 1920 में एक आंदोलन, जिसको नॉन कॉरपोरेशन, जिसका उद्देश्य था क्या कि जैसे हम सरकारी नौकरी कर रहे हैं अंग्रेजों के यहाँ, तो वो नौकरी छोड़ देंगे, मतलब उनका हेल्प नहीं करेंगे, विदेशी सामान नहीं यूज करेंगे जो वो अपने देश से ला के यहाँ पे बेच देते हैं और यहाँ का पैसा उठा के वहाँ चले जाते हैं। तो इसका मतलब अब हम उनका यूज ही नहीं करेंगे। तो उनका यूज नहीं करेंगे तो अंग्रेज सरकार को कमज़ोर करने के लिए नॉन कॉरपोरेशन, मतलब कोई कॉरपोरेट ही नहीं करेंगे, मतलब उनका सहयोग ही नहीं देंगे तो वो एक दिन चले जाएंगे, इसके लिए नॉन कॉरपोरेशन। तो अब इसमें आगे चल के 1922 में फरवरी का टाइम था, लोग जुलूस निकाल रहे थे शांतिपूर्ण ढंग से। शांतिपूर्ण ढंग से मतलब आराम से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, न कोई हथियार था उनके पास, न कुछ था। तो रात को जब जुलूस निकाल रहे थे, वहाँ पे चौरी चौरा पड़ता है, उत्तर प्रदेश में एक जगह है चौरी चौरा, गोरखपुर में एक चौकी थी, पुलिस चौकी थी चौरी चौरा नामक पे। तो उसमें क्या हुआ? पुलिस और लोगों के बीच में हिंसक झड़प हो गई, मतलब लड़ाई होने लगी। तो उन्होंने क्या किया कि पूरे चौकी में ही आग लगा दी। लोगों ने साथ मिलकर क्या किया?
जब पुलिस ने उन पे बर्बरता की, मतलब मारपीट झगड़ा किया, गोली चलाने की कोशिश की, तो उन्होंने क्या किया, पूरे चौकी को आग लगा दी। तो गांधी जी का मन क्या था, दुखी हो गया इससे। तो उन्होंने कहा कि हम इस आंदोलन को बंद करते हैं। इस आंदोलन को 1920 में किस घटना के बाद, चौरी चौरा घटना के बाद, चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ। इसके बाद उन्होंने कहा कि अब हम आगे ये आंदोलन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या था, हमने शांतिपूर्ण ढंग से सोचा था, लेकिन इसमें लोग मारे जा रहे हैं, इसलिए ये वापस कर लिया। अब इसी के बाद हमें आगे क्या होता है घटना, ये पढ़ना है। सारी घटना एक दूसरे से लिंक है, कोई भी एक दूसरे से नहीं। गांधी जी आए तो उसके बाद आंदोलन शुरू किया, फिर रॉलेट एक्ट आया, उसके रॉलेट एक्ट की वजह से जलियांवाला बाग कांड हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट किया, तो चौरी चौरा घटना हो गई। चौरी चौरा घटना हुई तो उसके वजह से बंद कर दिया। अब आगे क्या होता है इस वीडियो में जानना है, और आपको ऐसा तरीका बताया जाएगा कि एक दूसरे से इंसिडेंट ऐड करके आप याद कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार रिवाइज करेंगे, डेट खुद से लिखने की कोशिश करेंगे, तो ये आपके माइंड में बैठ जाएगी। हिस्ट्री जितना जल्दी याद होती है उतनी जल्दी भूलती भी है, इसलिए इसको बार बार रिवाइज करेंगे अगर आप, तो ये हमेशा के लिए आपका सेव हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं इसको। अब आगे चलते हैं। अब आगे होता क्या है कि असहयोग आंदोलन जो गांधी जी ने शुरू किया था चौरी चौरा घटना की वजह से बंद हो जाता है। अब तो फिर यही सवाल आता है, फिर 2 टाइप के लोग आते हैं। फिर एक लोग चाहते हैं कि नहीं, आंदोलन चलता रहे, अंग्रेज़ों पे दबाव बना रहेगा, तभी अंग्रेज जाएंगे। नहीं तो अगर दबाव हटा लेंगे कि मतलब फिर हमको अंग्रेज अच्छे लगने लगे हैं, तो फिर क्या होगा, फिर अंग्रेज यहाँ पे रुके ही रह जाएंगे। अंग्रेज हमारा देश छोड़ के जाएंगे ही नहीं, क्योंकि उनको क्या लगेगा कि चलो अब आंदोलन ठंडा पड़ गया है, मतलब सब शांत हो गया है, सब शांत हो गया है। तो इसलिए क्या कर, वो चाहते थे कि उग्र होना चाहते थे। तो उसी में कुछ लोग थे कि वो चाहते थे कि हम चुनाव लड़ें। कुछ एक टाइप के लोग थे कांग्रेस में कि जो चाहते थे कि हम चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, फिर हम ऊपर पोस्ट पे बैठेंगे तो हमारी बात अंग्रेज सुनेंगे। जब तक हम नीचे रहेंगे तब तक हमारी बात कोई ऊपर तक सुनेगा ही नहीं। तो क्या चाहते थे, अगर हम चुनाव लड़ें, हम अपने क्षेत्र से चुन के ऊपर तक जाएंगे, उनके साथ बैठेंगे, तो कानून वगैरह पास कराने में हम अपना पॉइंट रखेंगे। तो 2 टाइप के लोग थे। पहला उसमें थे एक CR दास, मतलब इनका पूरा नाम चित्तरंजन दास, और एक थे मोतीलाल नेहरू। इनको तो पता ही होगा सबको, जवाहरलाल नेहरू के फादर, मतलब जवाहरलाल नेहरू के फादर थे मोतीलाल नेहरू। और ये क्या थे, CR दास, मतलब चित्तरंजन दास, इनका पूरा नाम था चित्तरंजन दास। इन दोनों ने मिलके सोचा क्या कि गांधी जी तो चुनाव लड़ना नहीं चाहते, तो चलो हम ही चुनाव लड़ते हैं। एक पार्टी बना ली, पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। इन्होंने एक पार्टी बना ली, क्या, स्वराज पार्टी, चुनाव लड़ने के लिए। इनका मन था कि हम चुनाव लड़ेंगे, जब अंग्रेजों के साथ बैठेंगे तो हमारी मांगे सुनेंगे वो, इसके लिए हमें चुनाव लड़ना जरूरी था। उसी में कुछ इस टाइप के लोग थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू हुए या सुभाष चंद्र बोस थे। उस टाइम युवा थे, मतलब वो लोग यंग हुआ करते थे, तो वो चाहते थे कि हम उग्र रहेंगे, बिना चुनाव लड़े इन लोग पे प्रेशर बनाएंगे और ये अंग्रेजों को पूरी तरह भगाना है। तो वो मांग करते थे किसका, पूर्ण स्वराज का। उन्हें चाहिए होता था पूर्ण स्वराज, हमें नहीं कि थोड़े थोड़े जगह दे दो, कि हमें अगर 400 सीट है तो 100 सीट पे इंडियंस को खड़ा कर दो, इंडियंस जीते, इंडियंस भी खुश हैं और हमारी सरकार है, अंग्रेज राज कर रहे हैं। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग चाहते थे कि अगर अंग्रेज भागे तो पूरा हमें 400 सीट ही चाहिए, मतलब एक भी अंग्रेज यहाँ पे दिखना नहीं चाहिए। तो उसमें जो यंग थे तो उनका खून गर्म ही होता है, तो उनके अंदर पहले से ही जोश था। उसमें क्या थे, इनके लड़के, मोतीलाल नेहरू के लड़के जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ऐसे लोग चाहते थे कि पूर्ण स्वराज मिले हमें, कि अगर अंग्रेज हैं तो पूरी तरह से जाएं, नहीं अगर जाएंगे तो 100 सीट लेके हम क्या करेंगे। ये एक लॉलीपॉप टाइप का है कि हम इनके साथ लड़ेंगे, इनके साथ बैठेंगे, तो 1-2 मांग सुन लेंगे हमें खुश करने के लिए, तो इससे हमारा फ़ायदा क्या होगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, पूर्ण स्वराज की मांग की जवाहरलाल नेहरू ने, और
औपचारिक रूप से इसको 1930 में मान भी लिया गया था कि चलिए हम आपको दे देंगे पूर्ण स्वराज, बाद में आगे चल के पूर्ण स्वराज दे देंगे। इन दोनों ने एक पार्टी बना ली। उसके बाद होता क्या है, ये पार्टी वगैरह बना रहे थे। अब अंग्रेजों का शासन कहाँ से चलता था? ब्रिटेन से। ब्रिटेन में जो राजा महाराजा बैठे रहते थे वो क्या करते थे, कोई कानून बनाते थे यहाँ के लिए, तो वो यहाँ पे कानून लागू हो जाता था। तो ब्रिटेन के उस टाइम पे सरकार में जो थे उन्होंने एक कमेटी बना दी। कमेटी मतलब कुछ लोगों का समूह कि जो जाके देखे कि इंडिया में क्या चल रहा है और उसकी रिपोर्ट ब्रिटेन भेजेगा कि मतलब सब सही चल रहा है कि नहीं बात। और जब कमेटी बनाई तो उसमें कोई भी इंडियंस को लिया ही नहीं, मतलब जितने कमेटी में लोग थे, समिति में लोग थे, उसमें क्या था, सारे अंग्रेजों को लिया। बात वही हो गई, अगर आपके घर पे चोरी हुई है तो चोर को ही बोल दो कि आओ जांच करो कि यहाँ पे चोरी हुई कि नहीं, तो क्या वो रिपोर्ट में देगा कि यहाँ पे चोरी हुई है। तो वही अंग्रेजों ने किया। क्या किया, दिमाग लगाया क्या कि एक कमेटी बनाई, उसमें सारे अंग्रेजों को भर दिया। अगर इंडियंस को भरता तो इंडियंस का दुख समझ में आता उनको, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक कमेटी बनाई। उसी कमेटी का नाम है साइमन आयोग। साइमन आयोग। इस आयोग का मतलब इस आयोग को कब बनाया गया, 1927 में। 1927 में ये आयोग बना। इंग्लिश में भी साइमन ही बोलेंगे, साइमन कमेटी। आप चेंज कर लीजिएगा। हम ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि दोनों लैंग्वेज के बच्चे इसी वीडियो से काम चला लें। हमें ये नहीं है, हमें आपको सिखाना है कि आपके दिमाग में कैसे बैठ जाए। बाकी बुक में आप अगर आएगा शॉर्ट नोट तो लिख सकते हैं। हम फैक्ट बताना चाहते हैं कि 1 नंबर के अगर क्वेश्चन आएंगे कि 1927 में बना है तो 1927 आप करके आए। जो शॉर्ट नोट लिखने का आता है उसको तो आप लिख ही लेंगे कि साइमन कमेटी क्यों बनी थी, अंग्रेज सरकार ने बनाया था। इट वॉज फाउंड बाई ब्रिटेन गवर्नमेंट टू चेक कैसे यहाँ पे कैसी व्यवस्था है, व्यवस्था का रिपोर्ट वहाँ पे भेजता था। और ये कमेटी तो 1927 में बनी, लेकिन ये भारत कब आई, 1928 में। 1928 में भारत आई। तो क्या इंडियंस को अच्छा लगेगा कि गांधी जी वगैरह शांत रहेंगे, सब कुछ शांत रहेगा, चलो आपने जो किया सब सही किया, कमेटी बनाई। क्योंकि अब अंग्रेज कमज़ोर पड़ रहे थे तो दबाव में कौन था, अंग्रेज। अब इंडियंस ऊपर थे, मतलब चाहते थे तो अपने मन का काम करते थे, लेकिन इंडियंस का दबाव रहता था तो भी उनकी बात भी सुनी जाती थी। तो इस टाइम पे क्या किया, इसका विरोध होने लगा। तो एक नारा दिया गया, साइमन गो बैक, मतलब साइमन वापस जाओ, मतलब साइमन आओ ही मत, साइमन वापस जाओ। इसको इंग्लिश में बोला गया साइमन गो बैक। जैसे नारा वगैरह जुलूस वगैरह में नहीं होता है कि एक तख्ती लिया टांग के निकल गए। तो ये पूछा जाता है कि साइमन गो का नारा कब दिया गया, इसलिए दिया गया कि साइमन कमेटी बनी थी, साइमन आयोग जो बना था उसका भगाने के लिए साइमन आयोग बना। इसमें एक नेता थे, लाला लाजपत राय। लाजपत राय जो ये नेता थे, इनके बारे में सब कोई सुना होगा। लाला लाजपत राय, लाठी वगैरह वाला नारा दिया था इन्होंने। इसमें लाला लाजपत राय ने क्या किया, एक जुलूस निकाला इसके विरोध में कि साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। तो फिर अंग्रेजों का वही काम कि इंडियंस क्या करते थे, शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करते थे। मतलब उनके पास न लाठी डंडा कुछ नहीं होता था, न बंदूक होती थी कि चलो हम अंग्रेजों को मारेंगे, तो भी शांतिपूर्ण ढंग से जुलूस निकालते थे या रैली निकालते थे। अब प्रदर्शन कर रहे थे क्या, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि हमारे खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हो, चलो तुम्हारे ऊपर फिर से गोलियां चलवा देते हैं, लाठियां चला देते। इस बार लाठी चलवा दी। तो लाठी चलवाने से लाला लाजपत राय के सिर में इतनी लाठियां लगी कि उसी की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। फिर से क्या होता है, भीड़ उग्र हो जाती है। भीड़ उग्र हो जाती है तो इसका मतलब इसी की वजह से, साइमन कमेटी की वजह से लाला लाजपत राय को अपनी जान गंवानी पड़ी। किसकी वजह से, साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन में। जो विरोध प्रदर्शन में अंग्रेजों ने लाठियाँ चलवा दी, इसके वजह से क्या हुआ, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। अब डेथ हो जाने के बाद क्या होता है, फिर से कुछ लोग शांत हो जाते हैं। फिर गांधी जी ने सोचा अभी तो मौका है, अभी अंग्रेज कमज़ोर पड़ रहे हैं, अगर अभी इनको नहीं भगाया गया तो कभी नहीं भागेंगे। तो कुछ लोग चाहते थे आंदोलन गांधी जी फिर से करें, कुछ लोग चाहते थे कि गांधी जी ऐसे ही रहें, हम पूर्ण स्वराज लेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे तो धीरे धीरे अंग्रेज़ों के साथ हमारा भी संख्या बढ़ जाएगा।
लेकिन गांधी जी ने क्या किया, दिमाग लगाया फिर से। गांधी जी ने सोचा ऐसा कौन सा चीज़ है कि जो सबके पास होता है, मतलब गरीब के पास भी हो, अमीर के पास भी हो, और उसकी वजह से वो परेशान हो। तो गांधी जी ने सोचा अगर कोई अमीर भी होगा तो जरूर गांधी जी ने ये सोचा कि जो अमीर या गरीब होगा सबके घर में क्या यूज होता होगा, नमक यूज होता होगा। ऐसा चीज़ था कि जो छोटे से छोटा गरीब भी यूज करता होगा, बड़ा से बड़ा अमीर भी यूज करता होगा। और अंग्रेजों ने क्या किया था, नमक पे भी टैक्स लगा दिया था। मतलब जो डेली यूज वाले हैं उन पे भी टैक्स लगा दिया था। जो सस्ती चीज़ें होनी चाहिए कि मतलब डेली यूज हो रहा है तो वो सस्ती होनी चाहिए, तो अंग्रेजों ने इस पे भी टैक्स लगा दिया था। तो इसकी वजह से अमीर जनता भी परेशान थी, गरीब जनता तो परेशान थी, क्योंकि नमक अगर 10 रुपये में है, अगर टैक्स 5 रुपये में लोगे तो 15 रुपये का वो क्यों खाएगा नमक, और नमक खाना ही पड़ता है, तो इसके वजह से टैक्स लगा था। तो सारी जनता परेशान थी। तो गांधी जी ने क्या किया कि एक इरविन को पत्र लिखा। इरविन उस समय क्या था, वायसराय उस समय वायसराय हुआ करते थे, अंग्रेजों के वायसराय इरविन था। इरविन एक लेटर लिखा। अब ये लेटर नहीं, ऐसा नहीं कि मतलब हालचाल पूछने के लिए। कब लिखा, 31 जनवरी 1930 को। हालचाल पूछने के लिए नहीं लिखा। गांधी जी ने गुस्से में मतलब अल्टीमेटम दिया, कहा कि हमारी 11 मांगे हैं। 11 मांगे मतलब 11 डिमांड किया, 11 डिमांड, 11 मांग है हमारी। कितनी मांग है, 11 मांग है। इन सारी मांगों को आप पूरा करिए, नहीं पूरा करेंगे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो वो उसने सोचा कि अब गांधी जी तो सीधे साधे आदमी, ये हमको टाइम दे रहे हैं, अल्टीमेटम दे रहे हैं 11 मांग मांगने के लिए। 11 मांग में क्या क्या था, जैसे इंडियंस के लिए था, जैसे किसानों का क्या हुआ, फसल पे टैक्स न लगाया जाए, जो उपज कर रहे हैं नमक पे टैक्स नहीं लगाया जाए। अमीरों के लिए भी था, उद्योगपतियों के लिए भी था कि इनके लिए कारपोरेट में छूट हो वगैरह। सारे ऐसे 11 मांग बना के एक लेटर लिख के भेज दिया, किसको, इरविन को। गांधी जी ने इरविन को भेज दिया, कहा कि आपके पास टाइम है मार्च तक सोच लीजिए, आप इस पे जो भी करना है कर लीजिए, सोच लीजिए, और 11 मांगे पूरी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप इसको लेके हालचाल वाली चिट्ठी है, पढ़े लेटर है और रख लें कि चलो ठीक है हालचाल बता देंगे बाद में। नहीं, हमारी 11 मांग है तो 11 मांग पूरी होनी चाहिए। पूरी करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक लेटर लिख के भेजा और मार्च तक टाइम दिया। इरविन ने भी सोचा चलो गांधी जी हैं, चलो ऐसे टरका देंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उसको इग्नोर कर दिया। इरविन ने इसको इग्नोर कर दिया। तो फिर गांधी जी ने फिर से सोचा चलो ये नमक ही अच्छा बहाना है, नमक पे सब पे टैक्स लगाया। तो गांधी जी ने 78 लोगों को इकट्ठा किया। गांधी जी कहाँ रहते थे, साबरमती आश्रम गुजरात में उनका निवास स्थान था। तो 78 लोगों को एक साथ लेके आए, कहें चले हम नमक बनाएंगे, खुद से नमक बनाएंगे। अंग्रेज नमक बनाते थे, फिर पैकेट में भर के बेचते थे, तो टैक्स लेते थे, पैसा लेते थे। तो कहें कि चलो हम खुद से नमक बनाएंगे। अब कहाँ से स्टार्ट किया, 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 को उन्होंने एक यात्रा शुरू की। यात्रा मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना। और वो जाना उद्देश्य क्या था, हमारे पास हमको पता है इंडिया ऐसा है और यहाँ पे गुजरात है, गुजरात के पास क्या पड़ता है, समुद्र पड़ता है। हमें पता है नमक कहाँ से बनता है, समुद्र से ही बनता है, क्योंकि यहाँ क्या होता है, साल्टी वाटर होता है, इसमें साल्ट पाए जाते हैं, तो समुद्र के जल से ही तो नमक मिलता है। तो गांधी जी ने स्टार्ट कहाँ से यात्रा की थी, 12 मार्च को साबरमती आश्रम गुजरात से उन्होंने सोचा क्या, और ये तट था, तट मतलब किनारा, जो ये समुद्र का किनारा था उसे बोलते थे दांडी तट का मतलब है ऐसा कोस्टल एरिया जो क्या है, दांडी नाम से है, ऐसा कोस्टल एरिया जो दांडी नाम से है। तो इसी मार्च को बोला गया, जो ये मार्च करके जा रहे थे। कभी इंडियन रुपीज में देखा है, जो पुरानी नोटबंदी से पहले एक नोट आती थी, तो सारे लोग कहाँ जाते थे
किधर जा रहे हैं, गांधी जी के पीछे पीछे जा रहे हैं। गांधी जी लाठी लेके आगे आगे चल रहे थे और पीछे पीछे बहुत ढेर सारे लोग चलते थे। अभी की नोट में नहीं देखिएगा, जब 2014 से पहले जो नोट चलती थी उसमें देखिएगा कभी गांधी जी दिख जाएंगे और गांधी जी के पीछे पीछे लोग दिख जाएंगे। वो कहाँ जा रहे थे, दांडी तट पे जा रहे थे। यहाँ पे बहुत सारे जोक्स बनते थे कि गांधी जी अभी तक पहुँचे नहीं, मीम्स बनते थे कि गांधी जी कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो गांधी जी यहीं पे जा रहे हैं। जिनको नहीं पता रहता था, कभी सोशल की क्लास नहीं लिए, उन्हें क्या पता होगा, तो वो मीम्स ही बनाते थे। इसलिए क्या होता था कि गांधी जी कहाँ पे पहुँचे, गांधी जी दांडी तट पर पहुँचे। कहाँ से, गुजरात से 12 मार्च को स्टार्ट किए थे। अब ये नहीं कि पैदल चल रहे थे, ये नहीं कि वो ट्रेन बैलगाड़ी वगैरह जो भी आता था बैठ जाते थे, नहीं। इनको मार्च से चलते चलते अप्रैल आ गया। 6 अप्रैल को ये दांडी तट पे पहुँचे। दांडी तट पे पहुँचे 6 अप्रैल को। फिर वहाँ पे क्या किया, पानी लिया, समुद्र का जल तो था ही, मतलब सी का वाटर, जो साल्टी वाटर था वो उन्होंने लिया और उसको क्या किया, उबाला। उबाल के पानी गायब हो गया, नमक बचा। तो नमक बना के क्या किया, एक अंग्रेजों ने कानून बनाया था कि नमक सिर्फ हम बनाएंगे। तो प्यार से क्या किया, गांधी जी ने शांतिपूर्वक ढंग से उस कानून को तोड़ दिया। तो यही सबसे कहा कि आप नमक बनाइए, हम टैक्स नहीं भरेंगे, हम अंग्रेजों को टैक्स ही नहीं देंगे और शांतिपूर्ण ढंग से उनका कानून तोड़ देंगे, हम उनसे लड़ाई झगड़ा भी नहीं करेंगे। गांधी जी लाठी लिए रहते थे लेकिन कभी लाठी किसी पे चलाते नहीं थे। उनका था कि हम अहिंसा के द्वारा ही जो कर सकते हैं कर सकते हैं, मतलब अगर अंग्रेजों को भगाना भी है तो हम केवल शांतिपूर्ण ढंग से ही भगा सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, 6 अप्रैल को नमक बनाया और तोड़ दिया। अब क्या हुआ, इसका फर्क क्या पड़ा कि 5 मार्च 1931 को क्या होता है कि अब इरविन भाई साहब जो क्या कर रहे थे, कह रहे थे कि चलो ये लेटर हालचाल वाला है, फेंक दिए थे। गांधी जी को बोलते हैं आइए बात करनी है आपसे। अब क्या हुआ, गांधी जी ने बोला ओ ऊँट पहाड़ के नीचे अब आया, अभी तक हमने नमक नहीं बनाया था, तब तक तो सोच रहे थे कुछ नहीं कर सकते। तो क्या बुलाया, गांधी जी ने, इरविन भाई साहब ने गांधी जी को बुलाया कि आइए बात करते हैं। फिर बोला क्या आपकी मांग थी, जो बताए थे वो तो लेटर हमने फेंक दिया, फिर से नया तरीके से बता दीजिए। गांधी जी ने बोला फिर डबल मेहनत करवाता है, पहले ही मान लिया होता तो क्यों बोलना पड़ता। लेकिन गांधी जी ने क्या, सीधे आदमी, उन्होंने कहा चलो बताते हैं मांग हमारी क्या क्या थी। तो इन दोनों लोग के बीच में 5 मार्च 1931 को एक समझौता हो गया, गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता, इन दोनों लोग के बीच में समझौता हो गया। मतलब गांधी जी की कुछ माने इरविन भाई साहब ने मान ली, कहा कि चलिए ठीक है, आप जो जो बोल रहे हैं इनके पे टैक्स कम करना है, इस पे हटाना है, चलो हम मान लेते हैं, मतलब बड़े लोगों का ये दिक्कत हो रही है, मान लेते हैं। ये था हिस्ट्री का चैप्टर 2। इसमें हमने मेन इंपॉर्टेंट आपको याद कराने की कोशिश की। कोई अगर पार्ट स्किप हो गया होगा कमेंट कर दीजिएगा, आगे वीडियो में कवर कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर जो आपका सिलेबस था उसके हिसाब से हमने क्या किया, कवर किया। अब आपका काम क्या है, इसको बार बार अगर वीडियो अगर आप भूल जाते हैं, 1 हफ्ते के बाद फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, आपको बैठ जाएगा। एग्जाम टाइम में बस एक बार सुन के भी जाएंगे तो आप बहुत सारा मटेरियल लिख सकते हैं, खुद से लैंग्वेज के फॉर्म में लिख सकते हैं। बस आपको ईयर फैक्ट वाइज सही याद होना चाहिए और कौन सी घटना किस वजह से हुई ये आपको याद होना चाहिए। आप ज़रूर अच्छा करके आओगे। थैंक यू फॉर द सपोर्ट, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।